चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 7 कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जानने से पहले ये जान लीजिए, बस हमें केवल यही देखना है कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर हैं। इस चैप्टर में हमें बस केवल यही पढ़ना है कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर, एक समय आता है टेम्परेचर गिरने लगता है, ठंडी लगने लगती है, और फिर और ऊपर जाने पर एक ऐसा स्फीयर आता है जहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये वेरिएशन क्यों है? एटमॉस्फेयर बना कैसे, तो ये आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कई सारे डस्ट पार्टिकल से, वाटर वेपर से और गैस से, इससे एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। नोट करिए, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर on the basis of density, मतलब घनत्व के आधार पर वातावरण का स्तरीकरण। हम एक बार डेंसिटी के हिसाब से देख लेते हैं। तो उसके लिए आप एक ग्राफ बनाइए। आप एक ग्राफ बनाएंगे, पहले आप मेरे साथ चलते रहिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आप इस तरह से क्या बनाएंगे, एक ग्राफ रेडी करिए। आपने एक ऐसे ग्राफ बनाया और यहां से हम समझेंगे कि आखिर एक्चुअल में एटमॉस्फेयर है क्या, है ना। इसको हम दो शब्द का नाम देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है और यहां आप खड़े हैं और यहां से ऊपर आसमान में लगभग 80 किलोमीटर तक, लगभग कितने किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक क्या रहेगा, क्या रहेगा, होमोस्फीयर। इस 80 किलोमीटर तक क्या रहेगा, होमोस्फीयर। और इसके ऊपर कहलाएगा हेट्रोस्फीयर। 80 किलोमीटर के ऊपर वाला जो स्पेस है वो पूरा अंतरिक्ष तक क्या कहलाएगा, हेट्रोस्फीयर। तो मैं यहां भी दे रहा हूं हेट्रोस्फीयर, और नीचे क्या लिख रहा हूं, होमोस्फीयर। हंसी आएगी तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बता दे रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 3 ग्राफ बनेगा, एक भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। और सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूं कि एटमॉस्फेयर के इस क्लास को अगर आज समझ गए तो हमेशा के लिए भूलोगे नहीं, और आज नहीं समझे तो फिर जीवन में एटमॉस्फेयर नहीं समझ में आएगा। अब होमोस्फीयर एक ऐसा जगह है, ये मतलब 80 से लेके 400 किलोमीटर ऊपर तक पूरा होमोस्फीयर है। हम डेंसिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, इस वाले एरिया में एक्चुअली गैस का कन्वेक्शन होता है। गैस ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर और कुछ दूर तक, ये नहीं पूरा 80 किलोमीटर तक। तो इसमें क्या होगा, गैस का क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। कुछ गैसें ऊपर आएंगी और कुछ गैसें नीचे आएंगी। इसमें 99% डस्ट पार्टिकल होता है। एटमॉस्फेयर के इस हिस्से में 99% क्या है, डस्ट पार्टिकल। लिख लीजिए, इंप्रूव कर लीजिए, उसको इंप्रूव कर लीजिए। और लगभग 80% क्या होता है, वाटर वेपर होता है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये गैस ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों आ रही है? नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ऊपर वाली ठंडी हवा नीचे आएगी। समझ आ रहा है? लेकिन अब तुम देखोगे इसमें दुनिया भर के गैस है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, लगभग 78% नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। सारे गैस आपस में मिले हुए हैं, मिक्स हैं। यानी कि होमोस्फीयर में गैस क्या होते हैं, मिक्सिंग होता है गैस का। गैस मिले रहते हैं, आपस में मिलके ऊपर जाते हैं, मिलके नीचे आते हैं। लेकिन जब तुम बात करोगे हेट्रोस्फीयर की, तो यहाँ गैस एक लेवल में रहते हैं। लेवल बोले तो लेयर बाय लेयर रहते हैं। लेयर बाय लेयर गैस यहाँ पे रहेंगे।
ऐसे लेयर बना लीजिए। जैसे सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन, उससे हल्की हीलियम, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्या ये भी यहाँ भी सारे गैस एक लेयर में है? सब आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लास में क्या है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, पर यहाँ ऊपर एक हिस्से में केवल नाइट्रोजन रहेगा। और आपको एक बात बता दूं, केवल 50 किलोमीटर तक ही, जीरो से नीचे से ऊपर केवल 50 किलोमीटर में ही 99% गैसें आ जाती हैं। यहाँ गैस बहुत कम होता है, कुछ नाइट्रोजन आपको यहाँ मिल जाएगा, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ बहुत कम गैस होता है। 50 किलोमीटर तक तो सारी गैसें आ जाती हैं, ऊपर गैस बहुत कम होता है। तो ये आपका हो गया होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर डेंसिटी के हिसाब से, गैस की डेंसिटी कहाँ कितनी है। अब हम देखेंगे इस होमोस्फीयर में कितने स्फीयर है और इस हेट्रोस्फीयर में कितने स्फीयर है और कहां कहां पे क्या क्या होता है। तो उसके लिए आप बनाइए दूसरा ग्राफ। इसके लिए आप बनाएंगे दूसरा ग्राफ। और बेटा बहुत ध्यान से, ये वाला जो ग्राफ बनने जा रहा है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो आपका ये वाला ग्राफ बनने जा रहा है बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि नहीं समझोगे, वैसे समझ में तो आ ही जाएगा। क्यों, क्या बोलते हो, नहीं समझ में आएगा? आसान है, देखने के बाद पता चलेगा। देखने के बाद पता चलेगा। सर आ जाएगा। चलो फिर देख लेते हैं समझ में आ रहा है। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? चलिए ये हमने एक ग्राफ तैयार कर दिया, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट क्या करना है कि मान लो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है ना, ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ में कहीं पे पोल होगा और कहीं पे इक्वेटर होगा। इसको मान लो ये वाला एरिया पोल का है, मतलब अगर आप यहां से आगे की ओर बढ़ रहे हो तो आप पोल की ओर जा रहे हैं। और ये मान लो क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर से 18 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर, और पोल से 8 से 13 किलोमीटर, या तो कहीं कहीं 8 किलोमीटर और नहीं तो कहीं कहीं 13 किलोमीटर, यानी 8 to 13 किलोमीटर तक एक स्फीयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको हम? इस पूरे एरिया को, यहां से लेकर यहां तक के एरिया को हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में एक्चुअली क्या होता है, सबसे बड़ी बात, ट्रोपोस्फियर में बादल बनेगा, यहीं पे बादल बनता है, समझ में आ रहा है? यहीं पे क्या बनेगा, बादल बनेगा। और यहीं पर एक चीज और होता है, बिजली भी इधर ही कड़कती है, इसी में बिजली भी कड़केगी, ट्रोपोस्फियर में ही, और इसी एरिया में बारिश होती है। मतलब बादल यही बनेगा, इसके ऊपर जाओगे तो बादल नहीं दिखेगा। यानी जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, आंधी तूफान, बिजली कड़कना, बारिश, ये सब इस ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। अब ट्रोपोस्फियर के ऊपर, मतलब लगभग 4-5 किलोमीटर या 13 किलोमीटर ऐसे एक सीमा आती है। सीमा मीन्स एक तरह का डिवाइडर है जो ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से अलग करता है, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज, TROPOPAUSE। तो जब भी स्फीयर बदलेगा, उस स्फीयर के नाम पे आगे पॉज लगा देना। स्ट्रेटोस्फियर के आगे जो सीमा है क्या है, स्ट्रेटोपॉज। अभी 18 किलोमीटर से लेकर कितना किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक आपका ये जो पूरी की पूरी सीमा कहलाएगी, इसके नीचे की और ट्रोपोस्फियर के ऊपर की, ये कहलाएगी आपकी स्ट्रेटोस्फियर। कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर। कहां से कहां तक?
18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। और यहां पर कितना 8 से 50। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो बेटा, तुमको यहां एक चीज देखने को मिलेगा, बड़ी मजेदार चीज है ये, कि तुम जब यहां पर ये अर्थ के सरफेस से अगर तुम ऊपर जाओगे तो यहां क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। ऊपर जाओगे ठंडा लगेगा। लेकिन जब तुम जैसे ही ट्रोपोपॉज को पार करके स्ट्रेटोस्फीयर में घुसोगे, टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। यहां पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यह है, देखो यहां तो हमें रीजन मालूम है, क्यों है? क्योंकि सन के लाइट से अर्थ क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस हीट हो रहा है। तो अर्थ सरफेस हीट होगा तो कन्वेक्शन के थ्रू जब ऊपर उठेगा, पहले ऊपर के वातावरण को गर्म करते हुए ऊपर जाएगा। तो जो सबसे नीचे है वो ज्यादा गर्म, उसके ऊपर कम गर्म, उसके ऊपर कम गर्म, तो ये ठंडा होते जाएगा। क्योंकि ट्रोपोस्फियर में एनर्जी कहां पे मिल रही है? यहां पर मिल रही है, अर्थ के सरफेस से एनर्जी मिल रही है। भाई कोई भी चीज गर्म होगा तो उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही होगी। यहां वाली स्ट्रेटोस्फियर की हवा कैसे गर्म हो जा रही है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? ओजोन लेयर। यहां पे लगभग मान के चलो 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक एक बेल्ट होता है इसमें, जहां पे पूरी की पूरी ओजोन लेयर होती है। नहीं कहते पृथ्वी को ओजोन ने पूरा घेरा हुआ है, वही ओजोन लेयर यहां पाया जाता है। तो सर ये बताइए ओजोन से कैसे इतनी गर्मी हो जाती है? ये भी एक क्वेश्चन है। यहां पे होता क्या है कि जब ऑक्सीजन अपने एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपका बनता क्या है? O3, यानी कि ओजोन गैस। यहां पे ओजोन गैस का निर्माण OZONE, यहां पे ओजोन गैस का निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ डेल्टा H हीट भी रिलीज होगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? शाबाश, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बताओ हीट मिल रहा है कि नहीं यहाँ की गैस को? जब हीट मिलेगी तो ऊपर की ओर जाने में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। यहां पे टेम्परेचर घट रहा है ट्रोपोस्फियर तक, ट्रोपोपॉज तक। उसके ऊपर थोड़ा जाने के बाद टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने का कारण ओजोन बेल्ट। ओजोन बेल्ट में ओजोन बनता रहता है और ओजोन के बनने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज हुआ तो वहां की हवा भी गर्म हो जाएगी, एटमॉस्फेयर वहां का गर्म हो जाएगा। अभी हम टोटल किसके अंदर है? अब देखो 50 किलोमीटर आते आते मैं आपको बता दिया हूं 90% गैस 50 किलोमीटर के अंदर ही है। बताया ना पीछे 99% मान के चलो, ऊपर बहुत कम गैसेस है। समझ में आ गया? अब इसके ऊपर 80 किलोमीटर तक जाओगे, लगभग 80 किलोमीटर तक, तब आपको मिलेगा क्या? मेसोस्फीयर। अब आपको यहां पे मिलेगा मेसोस्फीयर। यहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता है जो हवा को गर्म कर दे। यहां पे कोई ऐसा माध्यम, देखो यहां पे तो माध्यम था हवा गर्म होने का, लेकिन नीचे ऊपर ठंडा हो गया। फिर यहाँ पे एक माध्यम क्या, मीडियम कौन मिल गया? ओजोन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हवा को गर्म कर दे रहा है। लेकिन ऊपर कोई माध्यम नहीं है तो यहाँ फिर हवा क्या हो जाएगी? ऊंचाई के साथ साथ घटने लगेगी। फिर अब देखो, और यहाँ पे जो बेल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज। अब 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक आयोनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, या तो आयोनोस्फीयर कहो या तो इसको थर्मोस्फीयर कहो, दोनों सही है। अभी मैं तुमको समझा दूंगा कि यहां पर आयन क्यों है, क्यों इसको आयन, यहां बहुत ज्यादा मात्रा में आयन पाए जाते हैं। जब एटम चार्ज हो जाता है तो आयन मिलता है। और इसके ऊपर आपका जो है आपका एक्सोस्फीयर। समझ में आ गया? यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर जाने में घटेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, मेसोस्फीयर में घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि कोई माध्यम नहीं है जो हवा को हीट कर दे।
और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे पूरा आयन पाए जाते हैं तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, है ना एनर्जी। अब देखो होता क्यों है, ये आयन आया कहाँ से, तो यहाँ से समझो। हमने अभी ऊपर क्या बताया, 80 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 80 किलोमीटर आता है हेट्रोस्फीयर में। यहाँ पढ़ो, यहाँ मैंने बताया है ना, अरे बेवकूफ, होमोस्फीयर में 80 किलोमीटर के ऊपर आता है आपका हेट्रोस्फीयर। यहाँ पर जो गैस होती है, अब देखो आयनोस्फीयर तुमको यही ऊपर मिलेगा। आयनोस्फीयर कहाँ मिलेगा, मैं इस वाले बता दे रहा हूँ। 80 से 400 क्या होता है आयनोस्फीयर। यहाँ पर और यहाँ बहुत कम मात्रा में गैस है, कुछ गैस यहाँ है कुछ यहाँ है, बहुत कम मात्रा में 90% 99% तो गैस इधर ही है। अब यहाँ पे बेटा दिक्कत क्या होता है, जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है, मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये सन की लाइट पाते हैं ना, सूर्य की रोशनी जब इनके ऊपर गिरती है, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकलकर अपने बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। यही इलेक्ट्रॉन, यही वाला, मान लो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें से कोई भी जा सकता है। यही इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाता है, अपने से दूसरे वाले ऑर्बिट में चला जाता है। तब ये एटम क्या हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आयन में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, आयन। तो यहाँ पे दुनिया भर के आयन पाए जाते हैं, तो इसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है सर ऑरोरा क्या होता है, ऑरोरा AU, एक क्वेश्चन है, एक और टर्म आता है कभी कभी ऑरोरा AURORA, जो आप रात में नहीं, आप दिन में कभी कभार बादल खूब लाल दिखने लगता है। ये सूर्य द्वारा लाई गई लाइट का फ्लेम है जो हमें दिखता है आयन से टकराने पर। होता क्या है, सूर्य की लाइट जब खूब तेजी से आती है, उसका फ्लेम पड़ता है, तो ये जो आयन हीट एनर्जी मिलने की, देखो अब पहली बात तो हीट एनर्जी भी इसको मिली है, हीट मिला है तभी तो एनर्जी को लेके बाहर गया है, आयन बाहर गया है तो वो एटम बना है। तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी मिल जाएगी, तो आयनोस्फीयर में भी टेम्परेचर बढ़ता है हल्का फुल्का। जब यही इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ऑर्बिट में आ जाता है, वापस अपनी ऑर्बिट में कब आएगा, जो एनर्जी लेकर गया था जब वो उसको छोड़ देगा तभी वापस आएगा। तो जो एनर्जी उसने छोड़ा है वो एनर्जी कहलाएगी फोटोन। फोटोन वो एक रोशनी होती है, वो क्या होती है, क्या हो गया, वो एक तरह की क्या है, रोशनी है, जो हमें लगभग इस वाले रीजन में दिखाई देगी आयनोस्फीयर के नीचे, और हल्का फुल्का हमको कहां दिखाएगी, ऑरोरा, यहाँ मतलब मीजोस्फीयर के आसपास दिखाई देगी। हमें नीचे से देखने पे आसमान में वो लाल लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया किस तरह टेम्परेचर घटता बढ़ता है। तो आइए इसको हम एक और ग्राफ बनाते हैं और उसमें टेम्परेचर को डिक्टेट करते हैं। एक और ग्राफ बनाकर हम थोड़ा सा टेम्परेचर के मीडियम से एक बार माध्यम से देख लेते हैं। हमने बना दिया ये तो एक और ग्राफ, तुरंत बनाइए ग्राफ। एक ग्राफ आप ऐसे, एक लाइन ऐसे खींचिए, और एक लाइन आप ऐसे खींचिए, एक लाइन नीचे और एक लाइन ऊपर की ओर खींचिए, है ना। अब इसमें हम पोल लाइन टेम्परेचर दिखाएंगे, ध्यान से देखो। यहां पर नीचे हम दिखा दे रहे हैं टेम्परेचर, तो नीचे आप लिख लीजिए कहीं पर टेम्परेचर, नीचे लिख लीजिए आप टेम्परेचर। और ऊपर हम दिखाएंगे कि हवा ठंडी है कि गर्म है, लाइन के माध्यम से। तो मान लो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, मैंने बताया था हिट बजट में 15 से 16 डिग्री सेल्सियस। तो हम मान लेते हैं 15, ये क्या है 10, ये आपका हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, ये 5 है, ध्यान दीजिएगा। मैं हटा दे रहा हूं ना, तो लोग कहोगे सर नहीं गलती बोल दिया।
कुछ भी तुम लोग कह सकते हो भाई। अब ये आपका कितना डिग्री सेल्सियस हो गया 5 और ये कितना डिग्री सेल्सियस हो गया 0। अब अच्छा ये तो गर्म होगी, यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस, ये ठंडी हवा है। -10 डिग्री सेल्सियस। अगर लाइन यहाँ जा रही है जिसका मतलब हवा ठंडा है, -10 डिग्री सेल्सियस, -15, -20। अगर मान लो तुम यहाँ खड़ी हो, अगर तुम यहाँ खड़ी हो और अगर मैं स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हूं, मैं ये आप कहोगे 18 किलोमीटर, ये वाला पूरा इसके नीचे क्या कहलाएगा, इसके नीचे क्या कहलाएगा? अरे बेवकूफ को मैं ऐसे बना दूं, वरना तुम लोग कंफ्यूज करोगे। ये मैंने एक लाइन यहाँ ऐसे खींच दी, ठीक है, और एक लाइन मैंने इसके ऊपर खींची 50 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 50। एक मैंने लाइन खींच ली आपकी 50 किलोमीटर की, और एक लाइन 80 किलोमीटर। एक मैंने लाइन खींची, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 50 किलोमीटर, और एक लाइन मैंने खींची आपकी 80 किलोमीटर की, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और एक लाइन मैंने खींच लिया कितना 400 किलोमीटर। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? कौन सा स्फीयर? ट्रोपोस्फियर। बीच में 5-6 किलोमीटर का ट्रोपोस्फियर होगा, फिर कहलाएगा आपका स्ट्रेटोस्फियर। फिर 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेटोस्फियर होगा, फिर कहलाएगा आपका मेजोस्फियर। फिर 5-6 किलोमीटर का आपका मेजोस्फियर होगा, फिर आपका कहलाएगा आयोनोस्फियर, IONOSPHER, आयोनोस्फियर कहो या फिर इसको थर्मोस्फियर कहो। ऊपर कहलाएगा आपका एक्सोस्फियर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? अगर तुम यहाँ पर हो और ऊपर की ओर जा रही हो तो टेम्परेचर क्या होगा बताओ? तो रेड पेन से बता रहे हैं, टेम्परेचर डिग्री घट रहा है, ठंडी बढ़ेगी, यानी इसका हम इधर जाएंगे, है ना? तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर गिरेगा, इधर जाने का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर गिर रहा है। उसके बाद कुछ दूर तक टेम्परेचर सामान्य रहता है। याद रहे, जहां पर टेम्परेचर गिरता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव लैप्स रेट। यहां पर आपका होगा पॉजिटिव लैप्स रेट। ऐसा माना जाता है हर 165 मीटर ऊपर जाने पे इस एरिया में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। समझ में आ गया? वो हर 165 मीटर ऊपर जाने पे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लैप्स रेट कैसा है? हार्स, जिसको हम हार्स दर कहते हैं, लैप्स रेट। यहाँ पे पॉजिटिव लैप्स रेट हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है ऊपर जाने पे। लेकिन क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि हीट एनर्जी यहीं पे नीचे मिली है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर कम। देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर और कम, और ऊपर -10 पहुंच गया। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पे आपको ओजोन का लेयर मिल गया है, पीछे बताया हूँ। हमसे पूछो ना, कोई सवाल पूछना है तो क्या बोल रही है वो? 165 डिग्री ऊपर जाने पे क्या होता है? 165, हर 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। समझ में आ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। जैसे मान लो यहाँ तुम नीचे हो 165 मीटर, मान लो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ थोड़ी दूर तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, यानी कि लैप्स रेट जो है वो नॉर्मल रहेगा, वो नॉर्मल लैप्स रेट रहता है। लेकिन ऊपर जाने का 25 किलोमीटर के बाद ओजोन आ जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, मेजोस्फीयर में तो कोई मीडियम ही नहीं है जो यहाँ के गैस को हीट कर दे। यहाँ तो मीडियम था, ओजोन लेयर यहाँ पे मीडियम था, तो यहाँ टेम्परेचर फिर घटेगा। यहाँ पर आयन मिल गया है, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। उसका कोई मतलब नहीं एक्सोस्फीयर का। तो एक्सोस्फीयर मतलब एकदम अंतरिक्ष में, पृथ्वी के बाहर। एक्सोस्फीयर का मतलब पृथ्वी का एकदम बाहरी सतह,
बादल वगैरह का निर्माण कहाँ होगा? बारिश कहाँ होगी? ट्रोपोस्फियर में। बिजली कहाँ आएगी? हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? ट्रोपोस्फियर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फियर में। कि आयनोस्फियर में उड़ेगा? नहीं। सैटेलाइट कहाँ होगी? आयनोस्फियर में। वेरी गुड, आयनोस्फियर में होगी। समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, आप लोगों को लेफ्ट राइट समझ में आ गया? समझ में आ गया? हेट्रोस्फियर होमोस्फियर में अंतर समझ में आ गया? ऑरोरा समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन किस तरह जाता है? फोटोन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गया, एनर्जी को छोड़ के दोबारा ऑर्बिट में आया, क्या कहलाएगा? फोटोन। वही दिखता है। आयन कैसे बनता है भैया? इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? हीट एनर्जी पाने की वजह से। वो हीट एनर्जी मिलती कहां से है? सन से मिलती है। तो 90% गैस किसके नीचे है? 50 किलोमीटर के नीचे। ऊपर गैस की मात्रा बड़ी कम होती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ओजोन, अगर यहाँ पर क्या यहाँ ओजोन नहीं मिलेगा? यहाँ भी मिलता है ओजोन, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ पे जो ओजोन मिलेगा ना, वो एक पोल्यूशन का काम करता है, प्रदूषण का। लेकिन यहाँ पे जो ओजोन मिलेगा वो एक प्रोटेक्टर का काम करता है, हमें बचाता है सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से। लेकिन अगर वो ओजोन ट्रोपोस्फियर में पाया जा रहा है तो वो एक पॉल्यूशन का काम करेगा, प्रदूषण फैलाएगा। वो किसी को इस जितना पढ़ाया गया है उसमें कहीं प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। क्या बेटा? नेगेटिव लैप्स रेट। हाँ, नेगेटिव लैप्स रेट देख लो। वेरी गुड। ये तो तुमने देखा। पॉजिटिव लैप्स रेट कहां गया? टेम्परेचर घट रहा है मतलब पॉजिटिव, और टेम्परेचर बढ़ रहा है का मतलब नेगेटिव लैप्स रेट। निगेटिव लैप्स रेट। इस निगेटिव लैप्स रेट को हम ट्रांसवर्स लैप्स रेट भी कहते हैं। ट्रांसवर्स लैप्स रेट भी कहते हैं। तो इस तरह आपका ये चैप्टर खत्म होता है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर नीचे जाने पे टेम्परेचर कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। तो लगातार ही आप ऊपर जाए टेम्परेचर एकदम नहीं घट जाएगा, कुछ उसकी एक सीमा होती है। लेकिन जहां उसको एजेंट मिल जाएगा जो टेम्परेचर को बढ़ा दे, जैसे ओजोन, तो वहां बढ़ भी सकता है। तो हमको लगा है आपको खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा। डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये चैप्टर आप पढ़िएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी मुझसे आकर जरूर पूछिएगा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।